फ्रेंड्स, दिस इज़ भाविक सोनी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो राइटिंग टास्क 1 के ऊपर है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि राइटिंग टास्क 1 के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमें ट्रेंड्स को शो आउट करना होता है, हमें कंपैरिजन डिफाइन करना होता है। ट्रेंड्स और कंपैरिजन को डिफाइन करने के लिए हमें डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वर्ब्स का यूज़ करना होता है हमारे टास्क 1 के अंदर, जिसकी वजह से एग्जामिनर हमें ज़्यादा बैंड स्कोर दे पाए। क्योंकि टास्क 1 के अंदर होता क्या है कि अगर हम सेम काइंड ऑफ वर्ब रिपीटेटिवली यूज़ कर रहे हैं तो हमारे राइटिंग टास्क 1 प्लस नहीं होते, बल्कि हमारे टास्क के स्कोर जो होते हैं वो माइनस होते हैं। तो इंक्रीज़ को शो करने के लिए आप सिर्फ इंक्रीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, आप डिक्रीज़ को शो आउट करने के लिए सिर्फ डिक्रीज़ का यूज़ नहीं कर सकते। फ्लक्चुएशन के लिए मतलब आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को फ्लक्चुएशन की मतलब डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वर्ब्स को उनको मतलब मालूम नहीं है उनको कि कौन कौन से डिफरेंट वेरिएशन ऑफ वर्ब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टेडी फॉर्म अगर शो कर रहा है, कोई भी चेंज नहीं है, तो कौन कौन से उसके वेरिएड ऑप्स वर्ब्स है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको वर्ब यूज़ करना नहीं आता तो कौन कौन सी नाउन की फॉर्म जो है जिसको हम यूज़ करके अपने सेंटेंस को डिफरेंट बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उन चीज़ों के ऊपर ही बात करने वाले हैं विद द मेरिट ऑफ सिंटैक्सिस। तो आप कौन कौन से सिंटैक्स को यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो आपकी टास्क 1 के ऊपर रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू कैन रिसीव द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड्स की। इंक्रीज़ को ट्रेंड को हम शो आउट करने के लिए कौन सी वर्ब फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वर्ब से इंक्रीज़ को शो आउट करने के लिए सबसे पहले है वो क्लाइंब, इंक्रीज, देन आफ्टर इंक्लाइन, एस्केलेट, एलिवेट, सर्ज, मूव अपवर्ड, सोर, सर्ज, देन आफ्टर स्काई रॉकेट, uplift, jump, leap, and then after lastly we are having the verb which is known as the upsurge. फ्रेंड्स, इन सारे वर्ब्स के अंदर देयर इज़ द कंडीशन, ये तीन वर्ब जो है सोर, स्काई रॉकेट एंड अपसर्ज, इन तीन वर्ब्स को आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके चार्ट के अंदर आपको सडन ग्रोथ देखने को मिलती है किसी जगह पे, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ फ्यूल, अगर आपके पास ऐसा कोई चार्ट है जिसके अंदर फ्यूल की प्राइस की बात हो रही है, फ्यूल प्राइसेस अगर आपको 20 देखने को मिले और अचानक उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिले, सडन ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है और वो ट्रेंड 20 से लेकर सीधा 80 तक जाता है, तो वो क्या है, वो है सडन ग्रोथ। तो उस चीज़ के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं सोर, स्काई रॉकेट एंड अपसर्ज। तो इन तीनों को आप तभी यूज़ करना है जिस कंडीशन के अंदर आपको ड्रास्टिक ग्रोथ देखने को मिले। ओके, तो ये थी वर्ब फॉर्मेशन। नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स द नाउन फॉर्मेशन ऑफ द सेम इंक्रीज वर्ड। इंक्रीज की जगह पे हम अगर इस वर्ब को हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन हम नाउन की फॉर्म से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कौन कौन के नाउन जो है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट है वो है एन इंक्रीज, सेकेंड एन इंक्लाइनेशन, थर्ड एन इम्प्रूवमेंट, फोर्थ अ क्लाइंब, देन आफ्टर अ ग्रोथ। इन सारे नाउन को यूज़ करके भी आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो। पहले हम सारे वर्ब्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको सिंटैक्स भी समझाऊंगा। मैंने सिंटैक्स भी लिखी हुई है, उसके साथ साथ मैंने 4 से 5 एग्जाम्पल भी लिखे हैं जिसकी वजह से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लेट्स टर्न टुवर्ड द डिक्रीज। ओके, तो अभी जब आपको आपके टास्क के अंदर डिक्रीमेंट का फ्लो आपको डिस्कस करना हो, डिफाइन करना हो, तो डिक्रीज की जगह पे आप कौन से डिफरेंट वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। तो द फर्स्ट वन विच वी आर हैविंग इज द गो डाउन, सेकंड इज डाइव, थर्ड इज डिक्लाइन, then after fall, reduce, decrease, plunge, dip, plummet, and then after the last one which we are having is the drop. ओके, ये सारे जो वर्ब्स है वो प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है। अगर आपको आपका टास्क पास्ट फॉर्म के अंदर दिखने को मिल रहा है तो पास्ट के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ब को चेंज करना होगा। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 1995, अगर आपका चार्ट आपके पास जो है वो 1995 के ऊपर है तो आपको गो डाउन की जगह पे आपको लिखना हुआ वेंट डाउन, डाइव का हो जाएगा डाइव्ड, डिक्लाइन की जगह पे हो जाएगा डिक्लाइंड, यानी कि लास्ट में आपको डी देखने को मिलेगा। गो डाउन की जगह पे आपको देखने को मिल सकता है वेंट डाउन, यानी कि आपको डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आपका वर्ब को चेंज करना होगा। ड्रॉप का हो जाएगा ड्रॉप्ड, डबल पी और लास्ट में होगा ईडी। जिस तरीके से मैंने आपको इंक्रीज़ के अंदर बताया था कि सोर, स्काई रॉकेट और अपसर्ज, आप उन तीनों को कौन कौन सी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो कि जब आपको ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट देखने को मिले। लाइक सेम
प्लंज, प्लमिट और डीप, इन तीनों का आप यूज़ तभी कर सकते हो जब आपको ड्रास्टिकली डिक्रीमेंट वाली कंडीशन देखने को मिले। सपोज आपके पास ये लाइन चार्ट है जिसके अंदर पॉपुलेशन रेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज़ विटनेस्ड 80% इन द ईयर 2005 एंड सडनली वो 2012 के अंदर डिक्रीज होके 60%, ओके लेस से नॉट 60, 40% हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है उसको हम कह सकते हैं कि ये ड्रास्टिक डिक्रीमेंट है। तो उस कंडीशन के अंदर हम प्लंज, डीप या फिर प्लमिट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड द नाउन फॉर्मेशन ऑफ द डिक्रीमेंट। सो डिक्रीज के अंदर हम नाउन फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है अ डाउनवर्ड ट्रेंड। सो जब हमें सेंटेंस को यहाँ से ही स्टार्ट करना हो तब की बात है। सो अ डाउनवर्ड ट्रेंड वॉज सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक एन एग्जाम्पल। देन आफ्टर अ डिक्लाइन, a downfall, a decrease, a reduction, then after a collapse, and lastly we are having the word which is a drop. So ये सारे noun form है। तो इन सब चीज़ों को मैं बारी बारी से डिस्कस भी करूँगा सिंटेक्स के साथ। तो पहले हम इस वर्ड को डिस्कस कर लेंगे, बाद में हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है। सो कभी कभार होता है कि हमें चार्ट के अंदर हमें स्लो इंक्रीमेंट्स यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिले, तो उस वक्त हम कौन कौन से नाउन फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। So the first one which we are having is a gradual inclination, then after an upward trend, then after a ceiling trend. Okay, तो इन चीज़ों को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिले। Then after the word which we are having is for the slow decrease which is also known as the gradual decrease. तो gradual decrease अगर आपको आपके चार्ट के अंदर देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हो। So सबसे पहले जो वर्ड हमारे पास है वो है अ ग्रेजुअल फॉल, देन आफ्टर अ डिसेंडिंग ट्रेंड, देन आफ्टर अ डाउनवर्ड टेंडेंसी, देन आफ्टर अ डाउनवर्ड ट्रेंड। तो अगर आपको डाउनवर्ड सिर्फ अकेला याद रहता है तो डाउनवर्ड टेंडेंसी और डाउनवर्ड ट्रेंड इन दोनों को भी आप लगा सकते हो इसके पीछे। और ग्रेजुअल तो ऑब्वियस है, वो तो याद रहने जैसा ही है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी रेशियो। स्टेबिलिटी रेशियो यानी कि वो रेशियो जबकि आपको आपके चार्ट के अंदर कोई चेंज दिखने को ना मिले, यानी कि जो कंडीशन है वो स्टेबल है। फॉर इंस्टेंस हमारे लाइन चार्ट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ चाइना, सो पॉपुलेशन वो 40% ही दिखा रही है 2005 के अंदर, और 2010 के अंदर भी उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 40% टू 40% वो सेम ही चल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर वो यूनिफॉर्म स्टेटस शो कर रहा है। यूनिफॉर्म स्टेटस यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। तो उस वक्त हम कौन कौन से वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है वो है रिमेन स्टेबल, देन आफ्टर रिमेन स्टेटिक, रिमेन द सेम, रिमेन कॉन्स्टेंट, देन आफ्टर लेवल आउट, रिमेन स्टडी, देन आफ्टर अनचेंज्ड एंड देन आफ्टर यूनिफॉर्म। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, अगर हमारा चार्ट हमें पास्ट में देखने को मिले तो रिमेन की जगह पर हम यहाँ पे लगा देंगे रिमेन्ड स्टेबल, रिमेन्ड स्टेटिक, रिमेन्ड द सेम। ओके, सो लेवल आउट की जगह पे लेवल्ड आउट अगर हमारी कंडीशन पास्ट की है तो वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और इसी चीज़ के अंदर अगर हमें नाउन फॉर्म को यूज़ करना हो तो नाउन फॉर्म हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अस्टेटिक। अस्टेटिक की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं अस्टेटिक फिगर वॉज सीन, अस्टेटिक प्रपोर्शन वॉज विटनेस्ड, ये भी हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर अस्टेबिलिटी वॉज विटनेस्ड, अस्टेबिलिटी वॉज सीन, देन आफ्टर अ प्लेटो कुड बी सीन, अ स्टेडीनेस कुड बी विटनेस्ड। तो ये 4 नाउन फॉर्म है जिसको हम अपने सिंटेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो स्टेबिलिटी के अंदर सिर्फ इतने भी नहीं है, और भी है। सो लेट्स डिस्कस देम फर्दर। सो स्टेबिलिटी को फर्दर डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट वर्ड्स है वो है इम्यूटेबल, देन आफ्टर स्टेड स्टेबल, यानी कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिला तो वो होगा स्टेड स्टेबल। स्टेड यानी कि ये पास्ट कंडीशन है। ओके, अगर आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है तो इट स्टेज स्टेबल, इट विल स्टे स्टेबल। अगर फ्यूचर की कंडीशन हो तो अकॉर्डिंग टू योर टेंस यू हैव टू चेंज इट। देन आफ्टर लेवल्ड ऑफ, ओके ये तो आगे भी आ गया। देन आफ्टर रीच्ड अ प्लेटो। सो ये सारी जो कंडीशन है वो होगी वर्ब के ऊपर, और अगर आपको नाउन के अंदर देखने को चाहिए तो वो है नो चेंज, देन आफ्टर अ फ्लैट। सो ये सारी जो फॉर्मेशन थी वो थी स्टेबिलिटी के ऊपर, अगर आपको कोई चेंज दिखने को ना मिले। देन आफ्टर कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है जबकि हमें हमारे टास्क के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिले। फ्लक्चुएशन यानी कि ज़्यादा मतलब
ग्रोथ भी नहीं है, ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ और डाउनफॉल दोनों एक साथ हमें शो कर रहे हैं। ओके, तो कंडीशन हमारी ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से होगी, तो वो अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, वापस अप वापस डाउन। सो इस तरीके से कंडीशन वो चालू रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन काइंड ऑफ रेट। तो फ्लक्चुएशन के लिए सिर्फ फ्लक्चुएट के जगह पे आप कौन से डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हो? सो फ्लक्चुएट, देन आफ्टर है ऑसिलेट। ऑसिलेट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। सो ओ, देन आफ्टर देर इज द एस। ओके, सो OSCILLATE, ऑसिलेट, देन आफ्टर पेल्पिलेट, देन आफ्टर वेव, and lastly we are having the vacillate. So fluctuate, oscillate, palpitate, wave and vacillate। और इन सारी चीज़ों की नाउन फॉर्म में हमें अगर देखनी हो तो वो होगी वेव्स, फ्लक्चुएशंस, palpitations एंड oscillations। फॉर इंस्टेंस अगर हमें आपको एग्जाम्पल के अंदर बताना हो तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होगा। सो वेव्स वर सीन इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स, फ्लक्चुएशन कुड बी सीन, palpitation could be witnessed, oscillation was observed। सो फ्रेंड्स, ये था मतलब वोकेबलरी को आपको रिप्रेजेंट करना हो तो इन सारे ट्रेंड्स को शो आउट करने के लिए इस तरीके की वोकेबलरीज को आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड दी सिंटैक्सेस कि आप किस तरीके से सिंटैक्स के यूज़ करके आप सेंटेंस को बना सकते हो। सो सबसे पहले जो सिंटैक्स है वो है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको वर्ब फॉर्म को यूज़ करके आपकी सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे उसको लिख सकते हो? सो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब फॉर्मेशन V1 या फिर V2, उसके बाद आएगी आपकी एडवर्ब वाली फॉर्म। सो एडवर्ब वाली फॉर्म के अंदर आपको लास्टली पुट डाउन करना है वर्ड जो कि एंड होता है ly के साथ, एंड लास्टली देयर वुड बी ऑब्जेक्ट। तो फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक एन एग्जांपल, सो द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स increased steadily. So the number of criminals is the subject. Then after verb formation is the increased. It means we have used the past form of the verb. Then after steadily, steadily in the sense it grew continuously. Then after the second one is the literacy rate in Indonesia fell rapidly. So यहाँ पे जो फेल है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमारी कंडीशन पास्ट की हो तो यहाँ पे देखिए आप, सो बिटवीन 2005 एंड 2010, यानी कि हमारे जो दो भी ईयर आपको दिए गए हैं, सो वो 2 साल आपको कौन से है, 2005 और 2010, वो आपको पास्ट के है। ओके, सो इस वजह से ये जो हमारे सेंटेंसेस हो जाएगा तो उसके अंदर फॉल की जगह पे आ जाएगा फेल, जिसके अंदर आएगा ई। सो फेल रैपिडली यानी कि ड्रास्टिकली। Then after, the students of India participated into competition suddenly. So the students of India participated into competition suddenly. तो participate की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा है participated, again it is the past tense. Then after, the males from Russia in tourism sector remained constant. तो ये पूरा हमारा subject है। Then after, remained constant ये हमारा verb formation है। और अदर वर्ड्स के तौर पे हमने यहाँ पे यूज़ किया है ईयर। सो फ्रॉम 2001 टू 2015। ओके, सो जो फर्स्ट सिंटैक्स हमारी है वो है एक्टिव सिंटैक्स कि जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, उसके बाद आएगा वर्ब, देन आफ्टर एडवर्ब और लास्टली हमारा होगा ऑब्जेक्ट। सो इसके जगह पे अगर हमें नाउन फॉर्म का यूज़ करके हमारी सिंटैक्स को बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि हमने हमारे जो वर्ब्स को डिस्कस किया तो उसके अंदर ये जो नाउन वाली कंडीशंस थी, तो इन नाउन वाली कंडीशन को यूज़ करके हमें हमारे सेंटेंस को स्टार्ट करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सिंटैक्स, तो सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले हमें अपना रखना है आर्टिकल। सो आर्टिकल के अंदर हमें एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल रखना है, तो ये आर्टिकल हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। सो अगर आपको आर्टिकल याद नहीं रहता तो आप सिर्फ यही याद रख लीजिए कि एडजेक्टिव के आगे हमें आर्टिकल ए लिखना है। सो ए, देन आफ्टर एडजेक्टिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेशन, देन आफ्टर इज़ अदरवाइज वॉज। अगर हमारा जो चार्ट हमें दिया गया है वो प्रेजेंट के अंदर है तो हमें यहाँ पे लिखना है इज़, पास्ट के अंदर है तो हमें लिखना है यहाँ पे वॉज। देन आफ्टर ऑब्जर्व्ड, ये हमें फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारे वर्ब्स को याद रखना है। ऑब्जर्व लिख सकते हो या फिर आप विटनेस लिख सकते हो, सीन या फिर नोटिस्ड। इन चारों में से अगर आपको कोई भी एक याद रहता है तो बेस्ट है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप चारों को याद कीजिए। मतलब टास्क के अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि आप बारी बारी से विटनेस लिखेंगे तो अगर आपको 4 फॉर्मेशन याद रहेगी तो आपके लिए अच्छा होगा। देन आफ्टर द प्रीपोजिशन, जो भी वैलिड आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे लगानी हो वो प्रीपोजिशन आएगी। देन आफ्टर सब्जेक्ट और लास्टली होगा ईयर। सो इस सिंटैक्स के ऊपर अभी हम एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल किस तरीके से हो सकता है। सो अ ग्रेजुअल
increase was seen in the price of petrol from 2012 to 2017. सो हमने यहाँ पे सबसे पहले लगाया आर्टिकल अ, देन आफ्टर एडजेक्टिव था वो है ग्रेजुअल, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेशन जो है वो है इंक्रीज, उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे वॉज। अभी हमने यहाँ पे वॉज लिखा है क्यों, क्योंकि हमारा जो ईयर है वो टास्क के अंदर वो है 2012 टू 2017। ओके, सो क्योंकि हमने यहाँ पे पास्ट ईयर लिया है तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म है वो भी हमने यूज़ किया है वॉज। सो अ ग्रेजुअल इंक्रीज वॉज सीन, सो सीन की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते थे, विटनेस्ड, नोटिस या फिर ऑब्जर्व, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है अभी फ़िलहाल के लिए सीन। सो अ ग्रेजुअल इंक्रीज वॉज सीन इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। ओके, तो हमने यहाँ पे बाद में लिखा है प्रीपोजिशन, सो प्रीपोजिशन हमने यूज़ किया है इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, यह हमारा हुआ पूरा सब्जेक्ट। देन आफ्टर फ्रॉम 2012 टू 2017, सो ये लास्टली हमारा हुआ अदर वर्ड्स जिसको हम बोल सकते हैं ईयर। और भी हम समझते हैं, सो एक और एग्जांपल, अ सडन डिक्रीज, सो फिर से हमने लगाया यहाँ पे आर्टिकल अ, एडजेक्टिव सडन, देन आफ्टर वर्ब की फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे यूज़ की है वो डिक्रीज वॉज ऑब्जर्व्ड इन द परचेज ऑफ कार्स इन टोरंटो फ्रॉम 2010 टू 2012। ओके, सो इस तरीके से आप दो सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हो और आपके सेंटेंस के अंदर सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हमारे ट्रेंड के अंदर एडवर्ब फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रैपिड चेंज की। रैपिड चेंज हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया इंक्रीज़ वाले चार्ट के अंदर। फॉर इंस्टेंस अगर आपको प्रपोर्शन 20 देखने को मिले सबसे पहले और बाद में अचानक से उसके अंदर सडन ग्रोथ दिखने को मिले या फिर सडन फॉल दिखने को मिले, उस चीज़ को हम रैपिड चेंज बोलेंगे। उसके मतलब प्रपोर्शन के अंदर आपको ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिले, उस टाइम की बात है ये। सो ऐसे टाइम पे हम एडवर्ब के फॉर्म को मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस क्या क्या रहेंगे। सो सबसे पहले है वो शार्पली, देन आफ्टर नोटिसेबली, स्विफ्टली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, क्विकली, कंसिडरेबली, then after speedily, and lastly we are having the word which is the significantly। ओके, आप इस सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख के उसके एग्जाम्पल भी मैंने रेडी रखे हैं। सो एडवर्ब फॉर्म के अंदर आपको यूज़ करना हो तो एडवर्ब लास्ट में वो इस तरीके से आएगा। अभी हमने जो आगे वाली सिंटेक्स देखी तो उसके अंदर लास्ट में हमने जो एडवर्ब को डाला, सो वो एडवर्ब आप इनमें से ही आपको कोई मतलब आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। ओके, सो इन सारे एडवर्ब को अगर आपको एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो एडजेक्टिव फॉर्म में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले है अ ड्रामेटिक, क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव है तो वो सारे के सारे अ आर्टिकल के साथ आएंगे। ओके, सो अ ड्रामेटिक, अदरवाइज अ क्विक, अ स्पीडी इंक्रीमेंट। फॉर इंस्टेंस अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज ड्रामेटिक फॉल वॉज सीन, अ क्विक इंक्रीज वॉज ऑब्जर्व्ड, a speedy declination was seen, a noticeable amount in the proportion, whatever, a swift decline, sharp, rapid, substantial, then after a significant proportion। ओके, सो significant उसके बाद हम एग्जाम्पल पे तौर पे यहाँ पे proportion ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। देन आफ्टर अगर हमें हमारे चार्ट के अंदर लिमिटेड चेंज यानी कि मॉडरेट चेंज दिखाना हो तो मॉडरेट चेंज को दिखाने के लिए हम कौन कौन से एडवर्ब फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले है प्रोग्रेसिवली, देन आफ्टर मॉडरेटली, ग्रेजुअली एंड देन आफ्टर सिक्वेंशियली। ओके, अब इन्हीं सारे ट्रेंड को अगर हमें एडजेक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो तो एडजेक्टिव के अंदर इसके आगे हम क्या क्या लिख सकते हैं। सो अ ग्रेजुअल, अ प्रोग्रेसिव, देन आफ्टर अ मॉडरेट, देन आफ्टर अ सिक्वेंशियल। सो ये सारी जो फॉर्म है वो हमें तभी यूज़ करनी है जबकि हम एडजेक्टिव के तौर पे इसे यूज़ कर रहे हो। ओके, सो नाउ लेट्स टर्न टूवर्ड्स दी स्लाइड चेंज। जबकि आपको अपने चार्ट के अंदर माइनर चेंजेस देखने को मिले तब आप कौन कौन के फॉर्म को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो स्लाइड चेंज या फिर माइनर चेंजेस के लिए आप 3 एडवर्ब फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज द स्लोली, देन आफ्टर माइल्डली एंड लास्टली वी आर हैविंग द वर्ड स्लाइटली। तो जब भी आपको माइनर चेंजेस देखने को मिले तब आप इन तीनों एडवर्ब का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एडजेक्टिव के फॉर्म को इसको मतलब यूज़ करना चाहो तो एज एन एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हो स्लो, माइल्ड और स्लाइट। देन आफ्टर द थिंग विच वी आर हैविंग इज अबाउट द स्टीडी चेंज।
मतलब आपको स्टेडी चेंज देखने को मिले, उसके अंदर मतलब आपको अप डाउन फ्लो नहीं दिख रहा, स्टेडी ग्रोथ हो रही या फिर स्टेडी डिक्लाइनेशन हो रहा है, तो उस चीज़ पे आप मतलब उस वक्त आप कौन कौन के वर्ब को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले एडवर्ब की फॉर्म जो रहेगी उसके अंदर वो स्टेडीली, देन आफ्टर सीजलेसली। ओके, दी for instance, if we take an example of the students who are participating into any competition, so the students who are participated into the competition into the year 2012 increased speedily. Okay, they increased ceaselessly. और इन्हीं चीज़ को अगर हमें एडजेक्टिव के फॉर्म के अंदर लिखना हो तो वो उस वक्त हम लिख सकते हैं अ स्टेडी, अदरवाइज अ सीजलेस। ओके, देयर फॉर्मेट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो इसके रिगार्डिंग ये सिंटेक्स है। सो सबसे पहले आपको पुट डाउन करना है देयर, देन आफ्टर आपको लिखना है हैव, हैज़ या फिर हैड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, और जो आपकी डिमांड है टेंस की उसके रिगार्डिंग। सो देयर, देन आफ्टर हैव, हैज़ और हैड बीन, देन आफ्टर एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एडजेक्टिव के आगे आपको आर्टिकल डालना है ए, देन आफ्टर V1 या फिर V2 की फॉर्म ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज सीन, विटनेस्ड, अदरवाइज नोटिस्ड। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस आपको यहाँ पे प्रिपोजिशन डालना होगा इन एंड अबोव विथ वॉट एवर इट इज़ प्लस सब्जेक्ट, देन आफ्टर द वैल्यूज़। सो इस सिंटेक्स के अंदर हम आपके मतलब सेंटेंस को डिफाइन करेंगे, उस वक्त आपके कौन सी चीज़ की कितनी वैल्यू है, तो वैल्यूज़ को भी हम इसी सेंटेंस के अंदर आप लिख सकते हो। और फाइनली देयर वुड बी दी ईयर। फॉर इंस्टेंस वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दैट, सो देयर हैड बीन अ नोटिसेबल डिक्रीज ऑब्जर्व्ड इन द प्राइस ऑफ फ्यूल which accounted to $60 in the year 2012। सो जैसे कि आपने देखा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्राइस ऑफ फ्यूल की। सो फ्यूल की प्राइस कितनी है, तो हमने उसी के साथ कह दिया है विच अकाउंटेड टू मतलब कि फ्यूल की प्राइस कितनी थी, तो विच कंप्राइज्ड ऑफ, विच कंसिस्टेड ऑफ, तो अकाउंटेड की जगह पे आप और भी फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। सो अकाउंटेड टू $60 इन द ईयर 2012। सो 2012 की हम बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे आएगा हेड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड जो हमारी देन आफ्टर द सेकंड सिंटेक्स विच वी आर हैविंग ऑफ द देयर फॉर्मेट विच बिगिंस फ्रॉम द देयर, देन आफ्टर वी विल पुट इज, अदरवाइज वॉज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ योर टास्क, देन आफ्टर अ एडजेक्टिव, वर्ब, नोटिस्ड, विटनेस्ड, ऑब्जर्व्ड, अदरवाइज सीन। सो इन चारों में से आप कोई एक को रख सकते हो। देन आफ्टर द प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वैल्यू और ईयर। सो ये जो दो सिंटेक्स की हम बात करें तो उसके साथ हम वैल्यूज़ को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा। सो फॉर इंस्टेंस देयर वॉज अ स्पीडी इंक्रीज नोटिस्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। इट कंसिस्टेड ऑफ 20 मिलियन पॉपुलेस यानी कि हैबिटेट्स, कितने वहाँ पे पॉपुलेशन थी। सो 20 मिलियन पॉपुलेस इन द ईयर 2012। सो देन आफ्टर हम बात करें 2012 ईयर की, सो इसकी वजह से यहाँ पे आएगा वॉज अ स्पीडी, वर्ब लिख रहे हम इंक्रीज, नोटिस्ड, प्रीपोजिशन हमने डाला यहाँ पे इन, देन आफ्टर हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ओके, सो उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है, सो इट कंसिस्टेड ऑफ, सो इट कंप्राइज्ड ऑफ, इट अकाउंटेड टू 20 मिलियन पॉपुलेस इन द ईयर 2012। सो ऐसा हमारा लास्ट पैरामीटर था ईयर। सो यहाँ पे हम लास्ट में वो जो ईयर है वो सिंपली यहाँ पे पुट डाउन कर रहे हैं। ओके, सो हम बात करते हैं अब फ्रैक्शंस की। सो फ्रैक्शंस बेसिकली हमें पाई चार्ट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पाई चार्ट के अंदर होता क्या है कि हमारे वर्ड्स की जो लिमिट है वो 150 हो नहीं पाती है। सो उस टाइम पे अगर आप फ्रैक्शंस की वैल्यू को वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके आप लिखो तो आपकी वर्ड की जो लेंथ है वो भी आपकी इंक्रीज़ होती है और आपका पाई चार्ट पहले से देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आपने कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट के जगह पे आपने वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है। ओके, सो जो फर्स्ट हम बात करेंगे वो है 1 to 5%। अगर आपकी वैल्यू 1 to लेके 5% के बीच में है, सो वो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सो इट्स अ स्मॉल नंबर, अदरवाइज अ स्मॉल परसेंटेज, अ स्मॉल प्रोपोर्शन, अदरवाइज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिगर। ओके, सो 1 से लेके 5 तक की बात हो तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन या फिर आपको 4% नहीं लिखना है या फिर आप 3% नहीं लिखना चाहते तो उस जगह पे आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर 65 to 75% अगर आपको शो आउट करना है, सो उस जगह पे आप लिख सकते हो अ सिग्निफिकेंट नंबर, अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज, अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, अदरवाइज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नंबर। 75 to 90% को शो आउट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो अ वेरी लार्ज मेजॉरिटी, अदरवाइज अमाउंट, अदरवाइज प्रोपोर्शन।
जब आपको 5% स्पेशली आपको शो करना हो तो उस वक्त आप लिख सकते हैं 1/20। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखा है कि 1/20 मतलब वक्त किस तरीके से करता है। सो 20 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके परसेंटेज होंगे टोटल 100। मतलब कि आप 5 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली वो होते हैं 100 फिगर। सो इस तरीके से वो काउंट होते हैं। ओके, तो 20 के अंदर एक चीज़ तो वो क्या है 5, तो 5 को हम 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल फिगर होती है 100। इसी तरीके से अगर हम 10% की बात करनी हो तो वो है 1/10। मतलब 10 के टोटल 10 पीस हम लगाए तो वो कितने होते हैं 100। तो 10 × 10 इट गोज़ विथ 100। देन आफ्टर 20% सो इट्स अ फिफ्थ, यानी कि 100 के हम 5 पार्ट डिवाइड करें तो वो होता है 20। Then after 25%, which is known as a quarter. Okay, so 1/4 part of 100 which goes with the 25. Then after 24%, so 24% जो है वो है नियरली अ क्वार्टर। सो क्वार्टर पूरा नहीं है लेकिन क्वार्टर होने में जस्ट वन अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं नियरली अ क्वार्टर। Then after we are having the verb which is known as 75%. So 75% is 3 quarters. It means what? 25 plus 25 plus 25. So it is 3 quarters. Then after 40%, so 40% is actually 2/5। So 100 का हम 5 पार्टीशन करें तो वो होता है 20, और 20 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 40। सो इट्स 2/5। ओके, सो फिफ्थ मीन्स 20%। So 20 × 5 is goes with 100. Then after the 45%, so 45% is more than 2/5. 50% is known as the half. 55% is known as more than half. अगर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग डालनी हो तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि जब 5% इंक्रीज़ हो तो उस जगह पे आप मोर देन ऐड कर सकते हो। लेकिन ये फिगर 25% हो तब आपको उसी टाइम पे अ क्वार्टर ही लिखना है। ओके, और ऐसे ही मतलब आपको 75% देखने को मिले तो उस जगह पे आपको 3 क्वार्टर्स ही लिखना है। Then after we are having the word which is the 52%. So 52 is basically just over a half. Okay, so 52 is greater than 50 but less than 55. So इसी वजह से यहाँ पे हम more than नहीं लगा सकते। So if just over a half, so इसे इस तरीके से लिखेंगे हम। Then after the 48%, so 48% is not exact a half, so वो half होने में थोड़ा सा बाकी है तो उस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? So just under the half. So 48 is less than 50. This is why. And lastly we are having the proportion which is known as the 60%. So it's 3/5, यानी कि fifth in the sense what? So 20 into 3 it's 60. Okay, so this is how it works. Okay, तो फ्रेंड्स ये थी हमारे टास्क 1 के एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग वीडियो, जिसके अंदर हमने डिफरेंट वोकेबलरीज़ को समझा कि कौन कौन सी वोकेबलरीज, कौन कौन से वर्ब फॉर्मेशन हम अपने टास्क 1 के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे बैंड स्कोर प्लस हो पाए। उसी के साथ साथ हमने डिफरेंट सिंटेक्स को भी समझा कि कौन कौन से सिंटेक्स को आप यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को बना सकें। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना टास्क 1 लिखें तो इन सारी सिंटेक्सिस को यूज़ करें, इन सारे वर्ब्स को अपने चार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करें जिसकी वजह से आपके बैंड स्कोर प्लस हो पाए। और बेसिकली जब भी आप अपना पाई चार्ट लिखे तो पाई चार्ट के अंदर इन फ्रैक्शंस को यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस है वो आपके पाई चार्ट के अंदर आपको स्कोर ज़्यादा बढ़ाने के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाई चार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको वर्ड लिमिट आपकी नहीं हो पाएगी, तो उस चीज़ के अंदर आप मतलब ये वर्ब की फॉर्मेशन या फिर ये फ्रैक्शंस की फॉर्मेशन को आप लिख सकते हैं जिसकी वजह से आपके वर्ड्स प्लस होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।